अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। ये हफ्ते का पहला शो है, पहला प्रोग्राम, और उम्मीद ये करती हूं कि अल्लाह करे कि आने वाले जो शोज़ हैं उसमें मेरे पास अच्छी अच्छी ख़बरें हों आपके साथ शेयर करने के लिए, मईशत के मुतालिक भी और साथ में सियासत से मुतालिक भी। अपने आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं बात करती हूँ मुल्क में जारी आम इंतखाबात के नताइज के सामने आने और रवायती तौर पर धांधली के इल्ज़ामात के बाद लंबे अरसे तक वीरान रहने वाली सूबाई असम्बलियों में बहाल होने वाली रौनकी। तो जनाब सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दौरानी ने हफ्ते को सिंध असम्बली के 147 अरकान जबकि इतवार को 10 अरकान से हलफ लिया, जिसके बाद ऐवान में हलफ उठाने वाले अरकान की तादाद अब 157 हो गई है। इजलास की डिफरेंट बात यह थी कि 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ सिंधी जबान में लिया। इस मौके पर ऐवान में सेल्फी लेने का सेशन भी चलता रहा। आपको पता है वो तो एक मामूल सी बात है। एक और बात आपसे शेयर करते चलें, वो ये कि अरकान की खुशियों को दुआला करने के लिए मेन्यू में ठीक ठाक महंगे खाने रखे गए। पंजाब की बात करें तो वहाँ मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला के ओहदे के लिए मरीम नवाज़ को नामज़द किया है। यानी आज पंजाब और सिंध के वज़ीर आला के मुंतखब होने का दिन भी है और सिंध के वज़ीर आला के लिए इतवार को भी मुशावरत जारी रही। MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार मुराद अली शाह के मुकाबले पर अली खुशीरी को बतौर उम्मीदवार लाने का फैसला किया है। इतवार को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के चुनाव के लिए वोटिंग भी की गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवैध शाह 111 वोट लेकर स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब हो गए। MQM की सोफिया शाह को 36 वोट मिले और सिंध की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंध और कराची के लिए एक साथ मिल बैठेंगे या नहीं, सितारे क्या बताते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी असलम भाई, वेलकम टू सुबह का समय, अ वेरी गुड मॉर्निंग। असलम भाई, सरप्राइज तो कुछ भी नहीं है, हमें पता है कि जी मुराद अली शाह जो है वो वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि MQM पाकिस्तान ने अली खुशीरी साहब को भी अपना कैंडिडेट जो है यहाँ पे नॉमिनेट किया है। कैसी सिचुएशन देख रहे हैं आज के दिन की आप? देखिए, अगर हमने स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब देखें तो 36 वोट उनके उम्मीदवार को मिले, तो वही इंटैक्ट वोट है। जो MQM के वोट जो तादाद है सिंध असम्बली में वो 36 है और जाहिर है कि वही वोट मिले और यही सूरत अली खुर्शीदी साहब के साथ भी होगी। पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि बिला मुकाबला आ जाए, एक रिवायत सिंध में ये बने कि बिला मुकाबला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी आ जाए और जो वज़ीर आला सिंध का इंतखाब भी बिला मुकाबला हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका और MQM ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। और इस बार हम ये देख रहे हैं कि जो जिस तरह पहले आपने बात की कि क्या मिल बैठेंगे, तो पिछले जो 2018 से अगर हम 23 तक देखें तो वो दोनों साथ नहीं बैठे। वफाक में वो 16 महीने एक साथ थे PDM की इत्तेहादी हुकूमत में, लेकिन सिंध में ऐसा हमने नहीं देखा और यही यहाँ पर इस बार भी ऐसा लगता है कि वो साथ नहीं बैठेंगे। अलबत्ता एक चीज़ ये हुई है कि जो MQM अगर हम पिछली दफ़ा देखें तो 20 अरकान थे उनके, इस बार उनकी तादाद ज़्यादा है, 36 है और यही वजह है कि पिछली बार उनका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन इस बार जाहिर है कि MQM का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आएगा। लेकिन ये जो 36 लोग हैं माजी में, यहाँ पर अभी अब देखें ना कि नए लोग हैं इसके अंदर, ज़्यादातर पुराने लोग नहीं हैं, नए चेहरे हैं, तो MQM को भी यहाँ पर अपोजिशन में खासी मुश्किल का सामना होगा। और दूसरा, अगर हम पिछले इलेक्शन में देखें तो 68 रुकनी अपोजिशन थी, 3 TLP के थे और 65 वो थे जिसमें तहरीक इंसाफ भी थी, MQM भी थी, तो फंक्शनल लीग GDA भी वहाँ पर एक बड़ी ताकत रखती थी, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। अब तकरीबन 49-50 लोग होंगे और उसके मुकाबले में अगर 168 का ऐवान है तो आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी कितनी एक बड़ी तादाद में वहाँ पर होगी। एग्जैक्टली, तो ये एक बड़ी मुश्किल का सामना होगा अपोजिशन के लिए। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुफिया रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया, उसकी क्या आपको बड़ी? देखिए, वो उन्होंने तो मना कर दिया था कि हम नहीं लेंगे। आज भी इंतखाब में वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आज भी उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई इस अमल में हम एहतजाज में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कल किया भी, हमने कराची की सूरत हाल हमने देखी और ये अच्छा सवाल आपका ये आ गया सूरत हाल पे। पहला हलफ बर्दारी का दिन और पूरे शहर में हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज, शहरी परेशानी का शिकार, शहर ब्लॉक। तो ये एक शुरुआत ही ऐसी हो रही है। तो अंदर ऐवान में क्या करेंगे? अंदर ऐवान में ये मतलब ऐवान का तो एक डेकोरम भी होता है, डेकोरम भी होता है। देखिए, वो ऐवान के अंदर भी यही लग रहा है कि वो एहतजाज वाला मामला रहेगा, लेकिन इस दफ़ा शायद ऐसा हो कि MQM जो है वो चूंकि अब अपोजिशन लीडर तो कुछ ऐसे फैसले करे, कुछ ऐसा माहौल बनाने में कामयाब हो कि शहर के लिए कुछ कर जाए। अभी हम शहर की बात कर रहे थे, आप देखें कि शहर में सूरत हाल क्या रही है। मुराद अली शाह साहब तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनेंगे। 2008 के बाद से मुसलसल पीपल्स पार्टी का ये शहर में इक़्तिदार का सिलसिला जारी है। क्या वो शहर को कुछ दे सकेंगे? हम कुछ बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट के चले कुछ बसें दी, हमें जरूरत 15,000 बसों की है और हमारे पास 900 बसें आई थी। यहाँ पर मदिया जो शहर में जरूरत है वो 15
1000 बस मतलब हम ये बात कर रहे थे, कराची जितना प्रोग्रेसिव शहर है, जितना मुल्क को कमा के देता है, इस मुल्क का सबसे कमाऊपूत बेटा, और इसके पास इसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपके सामने। अच्छा, हम कराची से इनकी सूरत हाल पे दोबारा पे आएंगे। इस वक्त सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। इरफान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि तमाम तर जो नजरें हैं वो मुंतज़िर हैं। आज हम देख रहे हैं कि सेनेट असम्बली का भी इजलास होने जा रहा है, पंजाब असम्बली का भी इजलास होने जा रहा है, और हमें मालूम है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है, और यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली में कभी क्या होगा, लेकिन अभी तक इजलास ही कॉल आउट नहीं किया गया। क्या ऑप्शन है मुस्लिम लीग नून के पास इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर। देखिए, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आइन की शिक 91(2) के तहत होना है 29 को। 29 इज द लास्ट डेट। जी जी। उससे पहले सदर ममलकत किसी वक्त भी बुला सकते हैं, लेकिन आइन की क्लास ये कहती है कि अगर सदर ममलकत ने नहीं बुलाया हुआ तो 29 को बाहर कैप्शन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो इजलास होना है, और ये इख्तियार हासिल है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को और स्पीकर को कि वो इजलास बुला लें। तो होपफुली ये इजलास हो जाएगा, लेकिन सदर ममलकत का जो तर्ज अमल है उस पर बात हो रही है, अंगुशनुमाई हो रही है। उन्होंने ऑलमोस्ट 6 साल का जो अरसा है वो एक पार्टीजन प्रेसिडेंट के तौर पे गुजारा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमारे यहाँ पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने वाले बहुत से सुदूर रहे हैं, फजल इलाही चौधरी रहे हैं, रफीक तार रहे हैं, ममनून हुसैन रहे हैं, उससे पहले फारूक लगारी रहे हैं, सदर आसफ सरदारी रहे हैं। तो इन सब की पॉलिटिकल बड़ी स्ट्रांग पॉलिटिकल एफिलिएशन, बिल्कुल, और इन्होंने सियासी मुखालिफिन से प्राइम मिनिस्टर का वो लिया है, हल्फ लिया है। बिल्कुल जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि पॉलिटिकल अपोनेंट होने के बावजूद बड़ी खंदा पेशानी से फारूक लगारी साहब ने 1997 में हल्फ लिया था नवाज शरीफ साहब से। तो उसके बाद फिर आसिफ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ से हल्फ लिया। उसके बाद फिर इमरान खान साहब से ममनून हुसैन ने लिया। तो ये कोई अच्छी रिवायात हमारी रही है। आपके ये है कि जो ही तहरीके अदम एतमाद हो गई और एक नई हुकूमत बन गई, तो अलवी साहब ने इनकार कर दिया कि मैं इनसे हल्फ नहीं लूंगा, लिहाजा उन्होंने शहबाज शरीफ से और उनकी काबीना से हल्फ नहीं लिया। ये काम फिर सादिक संजरानी साहब को करना पड़ा। इसी तरह उन्होंने काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आंखें बंद करके दायर कर दिया, जिसको फिर खिलाफ आइन भी कहा गया। सदर की आइन शिकती की बात हुई, जब वो तो बाद में उन्होंने कहा मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं, वो जी जी एग्जैक्टली। तो 2022 में जब कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद आई तो भी उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। यूं ही उन्हें मालूम हो गया था कि वजीर आजम अक्सरियत हो चुका है, उन्हें जो दस्तूरी आईनी जमहूरी रिवायात और अख्तियार हैं उसके तहत असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने असम्बली भी तोड़ दी। उनके इस इक़दाम को भी खिलाफ कानून और खिलाफ आइन करार दिया गया। तो वो कोई अच्छी रिवायात कायम करके नहीं जा रहे। 77 ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी किए अपने उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा कि पार्लियामेंट भी है, सेनेट भी है, कौमी असम्बली भी है, इदारे मौजूद हैं और मैं ये काम न करूं। किसी दौरे हुकूमत पे मशगूल फौजी अदवार हुकूमत कितने ऑर्डिनेंस जारी, ये रिकॉर्ड है। तो ये जब ऑर्डिनेंस जारी होता है तो ये पार्लियामेंट की तौहीन होती है और इसमें वो शरीक रहे हैं पूरी तरह। तो आपको लगता है कि कोई आईनी बहरान पैदा हो सकता है या फिर वो मेरा ख्याल नहीं। आइन बनाने वालों ने शायद इस तरह की सिचुएशन को जहन में रखा था। जो 91(2) के अल्फाज हैं उनमें कोई अबहाम नहीं है, बड़े क्लियर हैं। उसमें कहा गया है कि अगर सदर ममलकत पहले इजलास नहीं बुला लेते, यानी अगर 29 से पहले अलवी साहब यानी कि 21 दिन के अंदर नहीं बुलाते, हाँ जी, तो फिर 21वें दिन इजलास होना ही होना है। उसमें फिर उनका इख्तियार जो है वो खत्म हो जाता है, ये इख्तियार मुंतकिल हो जाता है। और मेरा ख्याल ये है कि आजकल में ये क्लैरिटी आ जाएगी। वज़ीर आज़म हो सकता है पूछ लें लॉ डिवीजन से कि क्या सिचुएशन है और उसके बाद वो बता देंगे। साहब एक और चीज़ भी यहाँ पे क्लैरिटी चाहती है और क्लैरिटी मांगती है। आपके बड़े जो स्ट्रॉन्ग इस वक्त इत्तेहादी भी थे ड्यूरिंग द इलेक्शंस, जिनके साथ आपकी सीट एडजस्टमेंट भी हुई थी, मैं एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से बात करी हूँ, अब वो भी कुछ ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि शायद वो अपोजिशन में जाके बैठ जाएँ। तो आप लोगों के साथ उनके अभी मुज़ाकराती जो हैं वो दौरे भी हुए हैं, वो भी लाहौर में भी आपके साथ उनकी मुलाकात हुई, दिन आप इस्लामाबाद में भी उनके साथ मीटिंग्स रहीं। क्या सिचुएशन आगे बढ़ती हुई है? अब आप ही में बता सकते हैं कि क्या वो आपके साथ आके विफाक में साथ बैठ रहे या फिर ऑपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठेंगे?
नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि वो अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे। उनके तो मामला फंस कर है, ये तो बताएं हमें। जी कुछ नहीं चल रहा। देखिए, जब कोलिशंस होती हैं ना और दो मुख्तलिफ जमातें होती हैं, उनके अहदाफ अलग होते हैं, उनके मकासद अलग होते हैं। जो PMLN है वो बहुत इंटरेस्टेड होगी मरकज के अंदर, मरकज के मामलात के अंदर, कानून साजी के अंदर, IMF के मामलात है, मालियात को कैसे संभालना है। MQM जो है वो कराची स्पेसिफिक उसके मुतालबात होंगे या उसके अहदाफ होंगे, मकासद होंगे, तो इसलिए मिल बैठते हैं, मिल बैठ के तय करते हैं। और दो मुख्तलिफ राय रखने वाले या मुख्तलिफ अहदाफ रखने वाले ग्रुप्स जो होते हैं, तो फिर गिव एंड टेक के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो ये गिव एंड टेक इरफान साहब वजारतों के हवाले से, वजारतें ज्यादा मांगी है, ये क्या मसला है? जी वजारतों के हवाले से ये आईनी तरमीम जी अस्सलाम वालेकुम। इरफान साहब, MQM का मौकफ ये था कि वो वजारतों से ज्यादा वो आईनी तरमीम पे बात करना चाह रहे थे, तो क्या आपका ख्याल है कि वो आईनी तरमीम पे ज्यादा जोर दे रहे हैं? देखें, जहाँ तक आईनी तरमीम का ताल्लुक है, उनका बड़ा मुतालबा ये था कि जो बल्दियाती इदारे हैं या बल्दियाती निज़ाम है, इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए। जिस तरह के कौमी असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या सेनेट को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और एक टूट भी जाए तो एक खास मुद्दत में इंतख़ाबात जरूरी है, इसी तरह बल्दियाती निज़ाम को भी आइन के अंदर एक शक्ल दे दी जाए। हमने जो अपना दस्तूर बनाया है, तो MQM की इस डिमांड को हमने अपने पेश नज़र रखा। हमारे मैनिफेस्टो के अंदर ये बात शामिल है कि हम एक आईनी तरमीम के जरिए बल्दियाती निज़ाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी हम एग्री कर चुके हैं। इसके बाद अगर तो फिर एग्रीमेंट कहाँ पे नहीं हो रहा, ये बताएं। वो ना हम और MQM कर सकते हैं मिलके, उसके लिए पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड होना है और उसके लिए कुछ और लोगों को भी होना है, तब जाके 2/3 होगी। तो इसलिए कंसेंसस बड़ा जरूरी है। सिर्फ हमारा एग्री कर लेना MQM से काफी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ इरफान सदीकी साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि आज जो नंबर्स हैं उसको देखते हुए तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन सेफली से दैट कि पंजाब असेंबली में पहली खातून वज़ीर आला जो हैं वो मुंतखब होने जा रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी लाहौर के, सिंस मैं भी लाहौर की हूँ तो मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं जो कुछ महीनों के अंदर की गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा एक तरह से चैलेंज भी छोड़ के जा रहे हैं जो मोहसिन नकवी साहब के वाले से बात करूं वो मरीम नवाज़ के लिए, कि क्योंकि हमने पंजाब में देखा है कि ये परफॉर्मेंस ये ज़्यादा क्राइटेरिया होता है कि जी वज़ीर आला कौन होगा। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदेही की है। पंजाब में परफॉर्मेंस के जो मॉडल्स हैं उनको बड़ी अहमियत दी जाती है। यहाँ नवाज शरीफ खुद रहे और उन्होंने बड़े काम किए, फिर शहबाज शरीफ साहब ने बड़े काम किए, शहबाज साहब ने बड़े उम्दा रिकॉर्ड, परवेज इलाही साहब का दौर अच्छा रहा है और परफॉर्मेंस उन्होंने भी अपने तौर पे बहुत अच्छी दिखाई है। और उसके बाद अभी हालिया दिनों में नकवी साहब ने बड़ा काम किया है। तो पंजाब को परफॉर्मेंस के पैमाने से देखा जाएगा, ये मरियम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन मरियम के अंदर जो मैंने देखा है कि वो बड़ी पॉलिटिकल विल की हद तक, अज़्म की हद तक, इरादे की हद तक और काम करने की स्पिरिट की हद तक वो बड़ी पुख्ता खातून है। वो बहुत काम करती हैं, आराम बहुत कम करती हैं, पर्सनल बहुत तवज्जो देती हैं, मामलात के अंदर बड़ी निचली सतह पे जाती हैं। तो मुझे यकीन है कि उन जैसी मेहनती और ज़हीन खातून जो है वो, और पहली खातून वज़ीर आला, एक अच्छा इंशाल्लाह सफ़र शुरू करने जा रही हैं आज। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ी अच्छी टीम का इंतखाब भी करना होगा। और जो बहुत उम्दा मॉडल्स हैं पंजाब के अंदर मिलते हैं वज़ारत आला के हवाले से, उनको पेश नज़र रखते हुए उन्हें ज़ाहिर है मियाँ साहब की भी रहनुमाई हासिल होगी, अपने वालिद की, और शाहबाज साहब भी। एंड आई होप कि अपनी वो चचा की वो जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो उनकी होती थी, जो गवर्नेंस उनकी अच्छी दिखाई देती थी, हमें वैसी दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया जी, इरफान सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। असलम भाई, हम तो सिंध में भी सुन रहे थे कि हो सकता है फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं उनको वज़ीर आला जो है वो नॉमिनेट किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए था नहीं वो, आपस के बात बताऊँ, कुछ खबरें इस तरह की थी, लेकिन फोकस मुराद अली शाह साहब पर ही था। अच्छा, इस दौड़ में 3-4 नाम जो आते हैं, नासिर शाह साहब भी थे, शर्जील अहमद साहब का भी नाम था, फरियाल तालपुर एक उम्मीदवार के तौर पर थी। और बिलखुसूस ज्यादा मजबूत इसलिए हुई थी जब मरियम नवाज वाला मामला आया था कि जब मरियम नवाज साहिबा
आ गई थी पंजाब के लिए कि उनको वज़ीर आला बनाया जा रहा है। तो मेरी बात हुई थी पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली से भी, एक सेनेटर साहब पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि जब पंजाब में आ सकती हैं खातून वज़ीर आला तो सिंध में क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, लेकिन हमें एक अंदाज़ा ये था कि मुराद अली शाह साहब एक जो बिलावल साहब भी हों और जरदारी साहब भी हों, उनको उनका फोकस ये होगा कि मुराद अली शाह को कंटिन्यू करें। हालांकि एक बड़ा दोनों के मुश्तरका कैंडिडेट, जी हाँ, ये दोनों के मुश्तरका, ये पहले कहा जा रहा था कि शायद ये दोनों को मुश्तरका नहीं, लेकिन ये दोनों के मुश्तरका कैंडिडेट है। और फिर वो फरियाल साहबा का भी ज़ाहिर है कि जिस तरह कल अवैस साहब ने भी कहा कि वो एक मेंटोर के तौर पर आप देखें कि जब उन्होंने बात की तो जरदारी साहब के साथ साथ उन्होंने फरियाल तालपुर साहबा का भी शुक्रिया अदा किया। तो एक बड़ा एक था इसमें वो नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ज़्यादा फोकस, सबसे जो फोकस है वो मुराद अली शाह साहब पे था कि वो होंगे। लेकिन नासिर शाह साहब भी चूंकि दौड़ में आप देखें 18 था, उसमें भी ये 2-3 नाम थे, शर्जील साहब भी थे, नासिर शाह और फरियाल तालपुर। और इस बार जब पंजाब में थी तो सिंध में बाकायदा तौर पे कहा जा रहा था कि आप आ जाएंगी, लेकिन फिर एक और चांस मिला जिसे कहते हैं कि हैट्रिक करने का, और हैट्रिक की। अच्छा असलम भाई, आप तो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मैं अपने नाज़रीन को दिखाती चलूँ कि चलें सिंध असेंबली का आज लास्ट वाच होगा, फिर हम देखेंगे ऑफ कोर्स जो नंबर्स हैं तो कवीम काना है कि मुराद अली शाह साहब जो हैं वो वज़ीर आला सिंध बनने जा रहे हैं। लेकिन ये जितने भी अरकान सिंध असेंबली हैं उनसे हमने पूछा कि ठीक है अवाम के वोटों पे आप आ तो गए हैं यहाँ पे, लेकिन आपको पता भी है कि अवाम के मसले मसाइल क्या हैं, ये सब्ज़ी दाल आटे का भाव क्या है। तो उनसे जनाब ये तमाम सवाल पूछे हफीज़ बलोच ने, और उनके क्या जवाब थे ये भी आपको सुनवाते हैं। बढ़ती हुई महंगाई से आवाम तो है परेशान। क्या अरकान सिंध असेंबली भी इस महंगाई से मुतासर हैं? क्या आटा दाल चीनी समेत दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों से ये वाकिफ हैं? आइए इन्हीं अरकान सिंध असेंबली से पूछते हैं। टमाटर और आलू की क्या रेट है? टमाटर और आलू की आप 150 रुपये में आपको 2 किलो मिल जाएंगे, ठीक है। 80 रुपये में वैसे 1 किलो मिलता है। दाल आटा चीनी क्या किलो है, क्या रेट? ऑब्वियसली ये तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपको पता है। क्या किलो है आटा दाल चीनी? आटा दाल चीनी का तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। खानादारी खवातीन की जिम्मेदारी चले आटा दाल चीनी। भाई आटा दाल चीनी आप सोचें कि मैं कभी कभी हमारा आटा तो चलो गांव से आ जाता है बोरी भर के, मगर जब सब्जी के लिए मैं पैसे भेजती हूँ 2000 और 3000 भी, तो इतनी सी सब्जी आती है और घर हमारा बहुत बड़ा है, तो उस वक्त मैं कहती हूँ अल्लाह अब ये पूरा महीना कैसे गुजरेगा। हमने बहुत दावे किए हैं आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे, वैसे क्या रेट चल रहे हैं आटा दाल चावल चीनी? मैंने कोई ऐसे दावे नहीं किए हैं। हमारी जो प्लानिंग है इंशाअल्लाह ताला, जो एजेंडा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो का, उस पर चलेंगे, और हमारी सारी प्लानिंग है, सिर्फ एग्जीक्यूशन रहती है। आटा दाल चीनी के क्या रेट है? सर बिल्कुल मालूम है, ये डेली इस्तेमाल के चीज़ें हैं तो महंगाई तो है। कोशिश यही हमारी पार्टी की, चेयरमैन साहब की, तो महंगाई पे कंट्रोल हो। सिर्फ ये नहीं कि मैं से तौरत जो है वो मैं अपने जो मुलाजिम है तो मैं उनसे रेट्स भी पूछती रहती हूँ, और मुझे खुद को भी वो रेट बहुत हाई लगते हैं। अच्छा, कल माशाल्लाह से कमाल मज़ेदार हलवा पूड़ियों का भी मेन्यू था, लेकिन खाया भी सबने मज़े, लेकिन ये सब किसी को ये नहीं पता था कि कितने उनके रेट्स हैं। आप देखा, सबको पता है महंगाई है, रेट किसी को भी नहीं पता। मतलब एक खातून ने वो टमाटर का ठीक रेट बताया है कि 80 रुपए किलो और 150 रुपए के, वो था कि 2 किलो। बाकी कोई भी 147 रुपए की चीनी हो गई, ये किसी को भी नहीं पता। चावल कम से कम 210 रुपए से 350 रुपए किलो है, वो किसी को भी नहीं पता। इसी तरह और जो सब्जी, हमारे गाँव से आटा आता है, गाँव से आटा का भी नहीं पता है। चले जी, खैर थैंक यू सो मच जी। असलम खान साहब, ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ मौजूद थे। हम कराची की सूरत हाल के वाले से, सिंध की सूरत हाल के वाले से, विफाक में जो सूरत हाल बनने से वाले से बात कर रहे थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, सो डू नॉट गो एनीवेयर। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कराची में मैं अगर आपसे कहूं कि कराची में आने वाले दिनों में होगी ढेर सारी बारिशें, कराची में पड़ेगी बर्फ़, कराची में लोगों को फरवरी के आखिरी वाले दिनों में क्या मार्च में भी पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आपने लिहाफ कंबल अगर आप लोगों ने कहीं छुपा लिए थे, ये सारे निकाल लें, क्योंकि कराची बहुत ठंड होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं तो मेरा दिल भी ये चाहता है, लेकिन कराची में ऐसा होगा नहीं। कराची में आपको पता है कि जो गर्मियां हैं वो दिन गर्म होते हैं, रात थोड़ी बहुत बेहतर होती है, प्लेजेंट होती है, हवा चल रही होती है, लेकिन आने वाले अगले 2 दिनों तक तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई की गई है कराची में।
और महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है वो दाखिल होने की वजह से सक्खर, जैकाबाद और शिकारपुर में हल्की बारिश भी हो सकती है। और कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के मौसम के बारे में मजीद जो है वो बात कर लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सरदार साहब, मैंने लोगों को उम्मीद तो दे दी, फिर मैंने खुद, क्योंकि मुझे उम्मीद होती ना कि इंशाल्लाह मौसम बड़ा ज़बरदस्त होगा और मार्च और अप्रैल में भी पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये हमारा ख्वाब है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में कराची में बादल भी मंडलाएंगे और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलेंगी, कैसा ही है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल हुआ है, गुज़श्ता रात बारिश हुई है, कहीं कहीं हल्की, कहीं ड्रिजल हुई है और कहीं हल्की बारिश हुई है। अपर सिंध में भी दादू और लाड़काना सक्खर साइड पे हल्की फुल्की बारिश हुई है। तो इस स्पेल के नतीजे में तो कराची में कोई बारिश वारिश का इम्कान नहीं, अलबत्ता जैसे आज मतलब अब्रालूद, बेशतर जगहों पर अब्रालूद रहेगा और कहीं पर जुज़वी तौर पर अब्रालूद और साथ में कुछ न कुछ हवाएं चलती रहेंगी। तो अगले 2-3 दिन तो इसी तरह का वेदर है कराची में। फिर अगला जो स्पेल होगा 29 से बलूचिस्तान में एक और स्पेल दाखिल होगा और वो फिर फैलते फैलते तकरीबन पूरे मुल्क को ही अपनी लपेट में लेगा, कराची समेत। तो उसमें उम्मीद है कि कराची में अच्छी बारिश भी मुतवक्के हो सकती है 1 और 2 मार्च को। और फिर 2-3-4 दिन होंगे ऐसे कि जब दोबारा से लगेगा कराची वालों को कि ठंड लौट आई है मार्च के दिनों में। तो ये इस तरह का मौसम है कराची में। वो जो स्पेल है वो फिर फैलते फैलते बलूचिस्तान में उसके नतीजे में बड़ी तेज़ बारिशें बेशतर जगहों पर, खासकर शुमाली इलाके जो बलूचिस्तान की शुमाल मशरकी अजला हैं, और उस पहाड़ों पर बर्फबारी भी इम्कान है। और वो फिर पूरे मुल्क को ही तकरीबन स्वीप करती हुई वो वेव निकलेगी। तो 29 से लेकर 2 या 3 मार्च तक एटलीस्ट वो स्पेल चलेगा और अच्छी तेज़ बारिशें, खासकर जो शुमाली। जी अच्छा, मैं अगर स्पेसिफिकली अगर लाहौर के वाले से बात करूँ, जो मैदानी इलाके उनके वाले से बात करूँ, तो वहाँ पे मौसम कैसा रहेगा सरदार साहब? लाहौर में भी बारिश अच्छी मुतवक्के है। आने वाला जो वीकेंड होगा खासकर, यानी 1 तारीख को मेरे ख्याल में शायद जुम्मा होगा, तो जो उसके बाद अगले 2 दिन होंगे उसमें अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्के है लाहौर, फैसलाबाद, तकरीबन पूरे पंजाब पे ये जो वेव 29 से दाखिल होगी और फिर 29 फरवरी और फिर 1 मार्च, 2 मार्च और कुछ इलाकों में 3 मार्च, और ये पूरे पंजाब को स्वीप करते हुए निकलेगी और अच्छी बारिश मुतवक्की है उससे लाहौर में भी, खासकर 1 और 2 मार्च को। सरदार साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे रिपोर्शंस हमारे सामने हैं, जो मौसम है वो बड़ा ना उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत है। गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और सर्दी है, और सर्दी में तो स्पेसिफिकली जो डिलेड सर्दी आई है वो भी हमारे सामने है। तो इस साल आप, अगर मैं स्पेसिफिकली कराची के वाले से बात करूँ, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के वाले से बात करूँ, तो आप गर्मी की शिद्दत को कैसे देख रहे हैं कि क्या वो जो गर्मी की शिद्दत होगी वो पिछले साल से ज़्यादा होगी? देखिए, अभी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन ये कि ज़रूर जो अल नीनो ईयर होता है ना, जैसे ये पिछला दिसंबर और जनवरी उसका पीक था अल नीनो का, यानी उधर बैरुल काइल के जो सेंट्रल और उसका इक्वेटोरियल बैरुल काइल है, उस पर टेम्परेचर मामूल से 2 से 2.5 डिग्री तक ज़्यादा रहे हैं, वो उसका पीक था। तो यूजुअली ये होता है कि जो अगला साल होता है, यानी 2023 अल नीनो गुजरा है, तो 2024 जो है ना वो एक्सपेक्टेडली, पहले ट्रेंड यही रहा है कि वो गर्म गुजरता है साल। तो अगर इसी तरह से वो ट्रेंड फॉलो होता है, अनलेस के कोई वेस्टर्ली वेव्स आती रहती हैं और अपने पाकिस्तान में या पूरे उसके इसके गिरदोनवा में अच्छी बारिशें होती हैं, तो वो अलग बात है, उसके नतीजे में फिर शायद बहुत गर्मी ना पड़े। लेकिन खदशा यही है कि मार्च, मिड ऑफ द मार्च से या कम से कम मार्च के आखिरी हफ्ते से फिर गर्मी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी और हम हीट वेव्स को रूल आउट नहीं कर सकते, तो निस्बतन गर्म मौसम ही गुजरेगा। अब तो वैसे भी कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कि हर आने वाला साल जो है ना पिछले साल के मुकाबले में निस्बतन घर में गुजरता है। ट्रू, सही बात कह रहे हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि भाई ताकि हम अभी से अपने आप को ज़रा तैयार करें। बहुत शुक्रिया जी सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, हमारे और मौसम के हवाले से बातचीत कर रहे थे। और आपको पता भी है कि मुल्क के बालाई इलाकों जैसे जिसमें गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है, कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो इस वक्त सर्दी की शिद्दत बरकरार है, इस दौर समेत मुख्तलिफ इलाकों के मौसम के हवाले से बात करते हैं। समा के नुमाइंदे मंजर शिगरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मंजर, वेरी गुड मॉर्निंग। मंजर, ये बताएगा कि आपके इलाके में क्या सूरत हाल है, गिलगित में मौसम कैसा है, और इन दिनों अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो दिन के टाइम क्या दर्जा हरारत होता है, क्या टेम्परेचर होता है?
यकीन जाने गिलगित में अगर हम दिन का दर्जा हरारत की बात करें तो वो भी नुक्ते इंजमात से गिरा होता है। अगर के दिसंबर और जनवरी सख्त सर्दियां होती है, लेकिन फरवरी का जो ये आखिरी जो हफ्ता इस वक्त जो गुजर रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल बहार होती थी, मौसम नरम होता था, लोग जो बड़े कोट होते थे, जो लिबास होता था उसको ज़रा उतार लेते थे। लेकिन इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि हमने भी एक हैवी जो कोट है, जैकेट जो है वो पहनी हुई है, और इस वक्त भी जो अगर हम हिसाब करें तो तकरीबन -4 डिग्री सेंटीग्रेड का इस वक्त जो है नुक्ते इंजमात से दर्जा हरारत गिर चुका है। अच्छा मंजर, ये बताइएगा शिमाली इलाकों में कई जगह हम देख रहे हैं बर्फबारी हो रही है, गिलगित में क्या पेशगोई की गई है, क्या यहाँ भी बर्फबारी का इम्कान है? आज चूंकि मजीद जो बर्फबारी की पेशनगोई है वो बालाई इलाकों और पहाड़ों पे आज से ये बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, जो रात गए तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये सिलसिला जो है वो ज़्यादातर हिमालयन रेंज के अंदर होगा, कुछ कराक्रम रेंज के अंदर और कुछ हिंदुकुश रेंज के जो पहाड़ी सिलसिले उसके अंदर भी होगा। सही। अच्छा मंजर, भी बताइएगा कि शुमाली इलाकों में अक्सर बर्फबारी की सूरत में रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का मसला पैदा हो जाता है। तो ये बताइए कि कौन कौन से इलाके इस बर्फबारी की वजह से ज़्यादा मुतासर हुए हैं? जो गुज़िश्ता जो बारिश और बर्फबारी थी उसके हवाले से अगर हम बात करें अस्तोर वैली की, तो अस्तोर वैली सबसे ज़्यादा सफ़र कर गया था। वहाँ पे अब भी जो रटू से आगे जो मीर मलिक तक, शुंटर तक का जो रास्ता है वो इस वक्त भी बंद है। उसके अलावा जो है चिलिम तक का जो रास्ता है अस्तोर वैली में वो खोल दिया गया है, और बुर्जुल टॉप अभी भी बंद है। अगर इसी तरह हम कुछ बालाई इलाकों की बात करें तो वहाँ पे भी रास्तों को खोलने का अमल जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मुकामी इंतज़ामिया जो है रास्तों की बहाली में लगी हुई है। अच्छा, एक और बात, गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों की आमदोरफ्त की क्या सूरत हाल है? सुना है कि सीज़न के आखिर में बर्फबारी देखने के लिए सयाह जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ ज़रा कम जा रहे हैं। सर्द मौसम में अगरचे सयाह जो है वो कम तादाद में आते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, चूँकि तवील रास्ते हैं और गुज़िश्ता जो बारिशें हुई थी उसकी वजह से शायरे कराक्रम जो है वो मुसलसल बंद रही, और वो भी आज भी कई जगहों पे थोड़ी सी शायरा की हालत जो है ख़राब है। कुछ प्रोग्रेस वहाँ पे चल रही है, रोड्स को बहाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से सियाहों की आमद को अगर हम ये कहें कि उनकी तादाद ना आने के बराबर है, बहुत कम है इस वक्त सर्दी की वजह से और रास्ते बंद होने की वजह से। अच्छा मंजर, ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो सयाह बहुत कम आते हैं, जो टूरिस्ट स्पेसिफिकली, अगर मैं सर्दियों के वाले से बात करूं, स्पेसिफिकली बर्फ़ के टाइम में और मौसम विंटर्स के टाइम में, उसकी बड़ी वजह ये बताई जाती है कि वहाँ पे सहूलियात इतनी मुयस्सर लोगों को नहीं है जितनी उनको जैसे सवात में और कलाम वगैरह में दस्तियाब होती हैं। कैसा ही है? देखिए, अगर गिलगित बल्तिस्तान में सियाहों की सहूलियात के हिसाब से अगर आपने जो क्वेश्चन किया उसकी हम बात करें तो चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियां इतनी सख्त होती है, चूँकि पानी की मिकदार बहुत कम हो जाती है, पानी जम जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नदी नालों पे बने हुए पावर हाउसेस जो है उसके अंदर बिजली की पैदावार नहीं होती। अगर गिलगित शहर की हम बात करें जो गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल है, यहाँ पे इस वक्त भी जो है वो 21 घंटों की लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर समझ लें कि सियाहों के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसकी वजह से मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है वो अक्सर मुअत्तल रहती है, जिसकी वजह से सियाहों की आमद के कम होने की बुनियादी वजह सर्दियों में बिजली का ना होना और इंटरनेट की जो सहूलत है वो ना होना, ये बुनियादी वजूहात कहलाती है। सही, बहुत शुक्रिया जी। मंजर शिगरी हमारे नुमाइंदे गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि जी मौसम तो वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है और बर्फ़बारी भी आज इंशाल्लाह होगी वहाँ पर, और टूरिस्ट वहाँ पर क्यों ज़्यादा नहीं जाते इस हवाले से बात भी करते, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान बहुत बहुत खूबसूरत है। अगर हम इसको बाकी जो अपने शुमाली इलाका जात से कंपेयर करें तो उसकी खूबसूरती की तो खैर कोई कंपेरिजन ही नहीं है। खैर जी, आगे बढ़ते मुझे स्टॉक मार्केट के वाले से बात करने की वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था जब मामलात पॉलिटिकल तौर पे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन थे तो हमारी स्टॉक मार्केट ने बहुत बुरा परफॉर्म किया था। आज क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है, आज क्या सिचुएशन है ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, वेरी गुड मॉर्निंग। रिजवान, हफ्ते का पहला रोज़ है और ये बताइए कि पहले रोज़ मार्केट कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? मदिया वालेकुम अस्सलाम। और मदिया, पूरे पिछले हफ्ते मार्केट बड़ी अच्छी रही। पिछले हफ्ते मार्केट में जो है वो 2340 पॉइंट्स की जो है वो इजाफा देखा गया स्टॉक मार्केट में,
तो जिस तरह पूरे पाकिस्तान में मौसम बड़ा खुशगवार हुआ है, बर्फबारी हो रही है, सयाह आ रहे हैं, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान की जो मालियाती मंडी है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मदिया कराची में भी तो अच्छी सर्दी है। देखे सर्दी के लिए तो बल्कि ये कहा जा रहा है कि अगर तुम रुकी गई हो तो रमजानों तक रुक जाओ, ईद करके चली जाना। तो यहाँ भी सर्दी है और अच्छा लग रहा है लोगों को, मौसम भी यहाँ का। तो ये मैं बता रहा था कि पाकिस्तान की मालियाती मंडी में भी जो है ना मौसम बड़ा खुशगवार हुआ है और काफ़ी दिनों से हुआ है। पिछले हफ्ते भी हमने बड़ी अच्छी मार्केट में एक रैली देखी 2340 पॉइंट्स की। आज भी स्टॉक मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी देखी जा रही है। कारोबार के आगाज़ से ही हम तेज़ी देख रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 63,000 पॉइंट्स की हद भी बहाल हो गई है। 786 पॉइंट्स मार्केट जो है वो प्लस हुई थी। अब थोड़ी सी जो है मार्केट थोड़ी नीचे आई है, लेकिन अभी भी 600 से ज़ायद पॉइंट प्लस है। 63,400 पॉइंट्स पे जो है 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मदिया बड़ी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के वजारत खजाना ने एक तखमीना लगाया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों की जो ज़रूरत है वो कितनी है। तो जो लोग बहुत सारे बड़े फिगर्स दे रहे थे और उसकी वजह से हम देख रहे थे कि दबाव था रुपए के ऊपर, वो आज रिलीज हुआ है, क्योंकि वजारत खजाना ने बताया कि पाकिस्तान को जो 7,200 अरब रुपए के बैरूनी कर्जों की जरूरत थी वो नहीं है, बल्कि इसमें 54% कमी कर दी है, यानी पूरा आधा कम कर दिया है। और बताया कि 3,300 अरब रुपए का 3,300 अरब रुपए के कर्जे हमें लेना पड़ेंगे। तो यानी अब हमें बैरूनी जो डॉलर में कर्ज होता है वो कम लेना पड़ेगा। लेकिन एक और इसके साथ साथ बात अच्छी ये है कि वजारत खजाना ने एक रिपोर्ट बताई कि हमने जो IMF से 1.1 अरब डॉलर की किस्त लेनी है मार्च में, और अप्रैल में प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो वो किस्त हमें मिल जाएगी, क्योंकि हमने 26 में से 25 शराइत IMF की पूरी कर दी है। तो ये तो मसला हल हो गया कि पाकिस्तान को तो वो ट्रांच आसानी से मिल जाएगी। पाकिस्तान इसके बाद 6 से 8 अरब डॉलर के एक और प्रोग्राम के लिए रिव्यू करेगा। तो जैसे ही वजीर आजम हल्फ उठाएंगे, उनकी अपनी काबीना तश्कील देंगे और IMF से बातचीत चलेगी, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इमीडिएटली IMF जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, रिजवान नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ मुझे लेनी जनाब ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, अभी आपको पता है फिर अभी वीकेंड ख़त्म हुआ और वीकेंड में कराची पे कितनी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। और अभी कुछ दिनों पहले तो कराची में 4 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो भी सजा, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बच्चों का इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और बच्चों के साथ साथ नौजवानों की भी एक बड़ी तादाद जो है ना ये हॉर्स एंड कैटल शो देखने के लिए उमड़ आई है। तो अगर आप लोगों ने नहीं अटेंड किया तो कोई मसला नहीं जनाब, मैं आपको इस हॉर्स एंड कैटल शो की एक झलक दिखाती हूँ। ईद कुर्बान से पहले भारी भरकम जानवरों की धूम। कराची में सज गया मंडी बाजार। नाजो नखरों से पाले गए जानवरों को देखने शहरी खींचे चले आए। बहुत मजा आ रहा है, इधर इतने खूबसूरत जानवर है। आप भी आए, आप देखें, तस्वीरें खींचे। मुझे तो सबसे अच्छी यहाँ पे गाय लगी, और मंडी इतनी दूर होती है, यहाँ पे ये करीब भी है जगह, और यहाँ पे बहुत सारे किस्म के जानवर भी हैं। नायाब नस्ल की गाय हो या बैल या फिर हो बकरे और दुम्बे, सभी को बहुत पसंद आए। बच्चों की खुशी तो दीदनी थी। हम लोगों ने गाय देखी, बहुत सारी गाय और बकरे और बहुत सारे पैरोट्स और हॉर्स। किसी को अपने लंबे और नोकदार सींगों पर नाज, तो कोई छोटे कद के बावजूद भारी भरकम जानवरों को मात देता नजर आया। रंग बिरंगे तोतों ने मेले को 4 चांद लगाए, शरारतें की, खूब गपशप भी लगाई। फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और सबसे अच्छी बात है फ्री ऑफ टिकट है, तो ये कि फैमिली आपके बच्चे बड़े सब आके एंजॉय कर सकते हो और डिफरेंट एनिमल्स हम यहाँ देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत इंतज़ार भी था इस शो का और इट्स रियली वेरी नाइस बीइंग हियर। ढोल की थाप पर घोड़ों के रक्स ने मेले को 4 चांद लगाए। अच्छा जी, इस हॉर्स एंड कैटल शो में लारेब अली सैयद ने भी शिरकत की। अपने बहुत ज़्यादा, वैसे तो तादाद तो उनके घर में बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट ब्रीड्स तोतों की, जिसमें मकाओ भी और पता नहीं क्या कुछ, जिनके नाम मुझे भी नहीं आते। और इस वक्त मेरे साथ अगर मैं चाहूँ मेरे कैमरामैन साहब आपको दिखा सके तो ये बहुत ही प्यारी जनाब रोज़ी है हमारे साथ, और रोज़ी जो इस वक्त आहिस्ते आहिस्ते कंफर्टेबल हो रही है, और साथ में हमारे साथ जेरी हैं। हाय जेरी। जेरी बिल्कुल देख सकते हैं, ये जेरी साहब हैं, बड़ी क्यूट से
ये कैमरामैन पे नजर ताड़े ऐसे खड़े हुए हैं। और जो रोज़ी है बहुत प्यारी, वो मुझे देख रही है और साथ में हल्की सी भी शाय है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता आप उनको देखेंगे कि शायद ख़त्म होगी। और लारा बिली सईद हमारे साथ मौजूद हैं और उनके लव बर्ड्स भी यहाँ पे जो कुछ जितना कुछ कम लेकर आ सकते हैं वो लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हॉर्स एंड कैटल शो में आपको फर्स्ट प्राइज भी मिला है, कुछ इस हवाले से भी हमें बताएं। बिल्कुल, दरअसल ये अवार्ड विनर है, ये बड़ा एक फेमस अमेज़ॉन है मेरे पास और ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉकिंग करता है। तो कहना चाह रहे हैं कि अवार्ड आपका नहीं, ये इनका है, जेरी का है? जी हाँ, ये जेरी का अवार्ड है। और इनका वाला अभी मैं लेकर नहीं आया हूँ। ये बेसिकली बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा डांसिंग करता है और पूरा क्राउड हिला देता है, तो बड़ा जबरदस्त। अगर हमारे पास भी सीन होता कि अगर हमारे पास बच्चे होते तो ये बिल्कुल डांस ऐसा कर रहा होता ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, जरा ट्रॉफी में आपको जरा ये जनाब ये है, मैं दिखा देती हूँ। ये जो जेरी है ना, जेरी ये लो, आ जाओ। ये जेरी का जनाब, अगर मेरे कैमरा जी, ये जेरी का अवार्ड है। और जेरी क्या कुछ करते हैं मुझे बताएं जरा। जेरी बेसिकली हाहा की सारी टून्स बजाता है, ठीक है, और बोलता है पूरा हाहा क्लियरली। ओए पापा बोलता है ये, ठीक है। कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ता है ये। ओए सिखा दिए, ओए पापा। ओए पापा, ये भी मैं आपको बुलवा के दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, इसके जब ये मेरे पास अभी आ जाएगा तो। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, शौक आपको कब से है? ये बेसिकली मुझे कोई बचपन से शौक है और पहले तो मार पड़ती थी और इसके बाद जब ये कन्वर्ट होता गया, दिखता गया, तो घर वाले ने काफी रोका, लेकिन हम नहीं रुके। इब्तिदा कहाँ से हुई कि पहला जो तोता खरीदा, जो बर्ड खरीदा, वो क्या था? सबसे पहला जो तोता दिलाया था मेरे वालिद साहब ने मुझे, वो था बजरी। अच्छा। और हर बच्चे का शौक वहीं से शुरू होता है, तो मेरा भी आज से 8-9 साल, बचपन में तो खैर वैसे ही बजरी से शुरू हुआ था और उसके बाद जब मैं बेसिकली पूरे बिजनेस में आया हूँ तो वो मुझे 8 साल हो गए। अच्छा, 8 साल हो गए। प्रॉपर आप सारी ब्रीडिंग भी आप इनकी करवाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कितनी बड़ी तादाद में आपके पास ये तोते? आई हैव अ लॉट ऑफ बर्ड्स और ब्रीडिंग। कभी नंबर आपने गिना हो? नहीं, मुझे कभी ऐसा कभी गिनने में नहीं आया, क्योंकि इतने सारे उन पर माशाल्लाह से बर्ड्स हैं कि कभी नहीं गिन सका मैं उनको पूरा। और कितनी ब्रीड्स में आपके पास है? तकरीबन कोई 50+ ब्रीड्स मेरे पास मौजूद हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग म्यूटेशंस है। अगर मैं इनकी बात करूं लव बर्ड्स की, तो इसके अंदर तो 50+ हैं, इनके अंदर और मुख्तलिफ अलग अलग ब्रीड्स मौजूद हैं। तो ये हमारी एक इंडस्ट्री बहुत वाइड इंडस्ट्री है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रेंज काफ़ी सारे परिंदों की। अच्छा मुझे बताएं, देखने में तो देखिए परिंदे हैं, लेकिन हर परिंदे की अपनी एक केयर है। बिल्कुल ऐसा ही। हाउ डू यू मैनेज टाइम, मुझे ये बताएं। दरअसल देखें, हर एक इब्तिदा, आई एम श्योर आपके पैनल पे डॉक्टर्स भी होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हर चीज़ की इब्तिदा एक छोटी सी चीज़ से होती है और वो फिर सारी चीज़ें लाइन अप होती चली जाती हैं। तो मैंने ये शौक अपने घर से करा था, एक छोटे से रूम में, फिर गैलरी में कन्वर्ट हुआ, गैलरी से फिर वो एक थोड़े से एक और बड़े रूम में हुआ और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होते होते एक बड़े घर में चला गया, जिसके अंदर एक घर पूरा एक परिंदों का है और वहाँ सिर्फ और सिर्फ परिंदे रहते हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ परिंदे रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और मैं रहता हूँ वहाँ पे। अच्छा ये बताएं, इन परिंदों की, बिकॉज आपने ऑफ कोर्स आप इनकी ब्रीडिंग भी करवाते हैं, आपको बचपन से इनका शौक भी है, इनकी ऐसी क्या एक आदत है जो कि बाकी परिंदों और जानवरों से आपको मुख्तलिफ लगती है? अगर मैं तोतों की बात करूँ, दरअसल देखें, आपके पास जितने भी आप आजकल के हालात के अंदर जितनी भी टेंशन्स लोगों के दिमाग में चल रही है ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका ये है कि वो ये पालें और इनसे अपनी रिलैक्सेशन लें। ये इतना आपको एंजॉयमेंट कराते हैं, इतना एंटरटेन कराते हैं कि आप अपनी चीजें छोड़कर इनकी तरफ लग जाते हो। इसको हल्का सा भी कुछ हो जाए तो आपने उसको पहले केयर करनी है। अच्छा लारे, जैसे लोग कहते हैं कि आपने बच्चों के अंदर जरा एम्पैथी पैदा करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने घर में कोई पेट रखें। जैसे अगर आप कोई बिल्ली रखेंगे या आप कोई डॉग भी रखेंगे, तो ये अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये आपसे चिपकेंगे। बिल्लियाँ नखरे करती हैं और नखरे उठवाती भी हैं। ये जो परिंदे होते हैं, ये अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? ये भी आके वैसे वो जो लिपटते हैं, क्या करते हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही लिपटते हैं जैसे कि अब ये मेरी रोजी है, ये एक है बेसिकली अम्ब्रेला कोकाटू, ठीक है। ये मेरे पास बहुत जबरदस्त टेम बर्ड है, ठीक है। ये जब इसको प्यार आता है ना, तो ये मैं अभी करीब आऊंगा तो ये मेरे पास आएगी, अंदर आके बैठ जाएगी बिल्कुल। अच्छा, इस तरीके से रोजी, क्योंकि इतने कैमरे भी हैं, ये देखें, ये बस अभी आना शुरू होगी। इनको प्यार करो आप आहिस्ता आहिस्ता, ये खुद ब खुद आपको बिल्कुल अपना खुद ऐसे हो जाएंगे, लेट जाएंगे बिल्कुल ये। लेकिन एक चीज मैंने जितने भी लोगों देखा, मेरे अपने भी घर में भाई को बहुत शौक है, तो एक ही हमारे पास तो खैर, लेकिन मसला ये कि अगर आप उनको मौका दें तो ये उड़ जाते हैं, then they never come back। देखें, वो बात बिल्कुल हकीकत है कि तोता तिशम है, ठीक है, वो कभी रुकता नहीं है किसी के लिए भी। लाख आपका उससे कितना लाड प्यार हो और आपके वो 40 साल से क्यों ना हो, तो वो रुकेगा कभी भी नहीं, वो चला ही जाएगा। तो इसीलिए आपने अगर
वैसे तो हम पर काट के रखते हैं, तो आप भी ऐसे ही रखें ताकि वो उड़ ना सके, जा ना सके। कभी ऐसा जो बहुत प्यारा बचपन में, आई एम श्योर ऐसा कोई वाकया जरूर हुआ होगा कि अगर ये उड़ गया, क्योंकि आप तो बहुत प्यार करते हैं, आपको तो मेरे साथ बचपन से और अब तक स्टिल ऐसे वाकयात होते ही आ रहे हैं। होते यार, कितने उड़ गए होंगे अब तक? अराउंड कोई 30 बर्ड्स मेरे पास से उड़े हैं, 30+ बर्ड्स उड़े हैं, जिसके अंदर छोटी वैरायटी अलग है और ये काकाटूज अलग है। हाँ। काकाटू ऐसे उड़ेंगे, मतलब जैसे चील कौवे उड़े होते हैं। वो तो सदमे ही नहीं उनके जाते। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि महंगी ब्रीड्स हैं। हाँ। और जब जाता है तो बस दिल पे हाथ आता है और बोलता है अल्लाह पाक और देगा। ये बड़ा महंगा शौक है, तो उसके बाद टेक केयर आप खुद करते हैं या अब्बा जी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, मैं खुद टेक केयर करता हूँ। फिर मेरी एक पूरी बाकायदा टीम है और मेरे साथ मेरा भाई है, तो हम सब मिलकर एक काम कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मैंने सबको एक एक चीज़ करके डिवाइड कर दिया, समझा दिया, तो वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। सही, ठीक है। चले जी, और बच्चे अगर रखना चाहें तो बच्चों को आप कौन सा कहेंगे? देखिए, बच्चों को तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस फील्ड में आए, ठीक है, और पहले एक ऐसा पेट लें कोई भी, उसके साथ आपने चीज़ों को सीखना है, समझना है, उसके बारे में समझना है, उसका लाइफ स्पैन जानना है, क्या वो सारी चीज़ें रखता है, खाता है। अगर किसी को नहीं पता कि क्या चीज़ें खाता है तो वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है, मैं सबको उसको सारी चीज़ें गाइड करूंगा। बेस्ट परिंदा लोगों का शुरुआत होती है जो टेम में आते हैं, वो ग्रीन पैरेट्स है, जो हमारा एक देसी मिट्ठू तोता कहलाता है। जी बिल्कुल, मियां मिट्ठू वो साथ साथ बोलता भी है। और उससे आते आते वो बढ़ते बढ़ते इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, महंगा शौक हो जाता है, काकाटू आ जाते हैं, मकाउज आ जाते हैं, अमेज़ॉन्स आ जाते हैं, ये तमाम वैरायटी के अंदर आ जाते हैं वो सब। सही, थैंक यू सो मच जी। लारे हमारे साथ मौजूद थे और इतनी प्यारी रोजी भी थी और इतना प्यारा जेरी भी था। और जेरी तो मुसलसल मैं देख रही हूँ, मेरे कैमरामैन आपकी नौकरी पे इनकी नजर मैं बता रही हूँ, जेरी अगर मेरे पास आ जाए, वो पूरी टेक्निक नोट कर रहा है कि कैमरामैन साहब क्या कर रहे हैं, है ना जेरी? जेरी हा 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 हा, मेटू मेटू मेटू, हा हा हा, ओए पापा, हेलो, ओ इधर आओ, जल्दी से आओ, इधर आ जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कह रही के पास ही चले वो गए, कैमरामैन के पास चले गए, मैं तो इस बंदे से कैमरा लेके घर जाऊंगा, ये बहुत ही जिद्दी मिट्ठू है। आ जाओ मेरे पास आओ, जल्दी से आओ। मेटू मिट्ठू मेटू, ओ ये जरा, अगर ये जरा कैप्चर कर सकते जरूर दिखाएं। ये देखें, ये आप, ओहो मिट्ठू की कैट वॉक को चेक करें जरा। ये इनकी एक वॉक चल रही है, ये रैम वॉक है इनकी, ये करके दिखाते हैं। हम जो जेरी जो है ना, हम उनका मुंह ठीक करते हैं, वो देखिए कैमरामैन के पास जा रहे हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं बजाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट के हवाले से, तो हर पाकिस्तानी आजकल PSL 9 को देखने और इसकी डिस्कशन करने में मसरूफ है। सभी अपनी पसंदीदा टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। फेवरेट खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर तनकीद का सिलसिला भी आपको पता है जारी है। और सूरत हाल कुछ है कि मुल्तान सुल्तान इस वक्त सबसे आगे है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर दूसरे नंबर पर है। और अगर मैं स्पेसिफिकली लाहौर कलंदर्स के हवाले से बात करूं तो लाहौर कलंदर्स जनाब 5 मैचेस हुए हैं और जिसमें से लाहौर कलंदर ने 1 मैच भी अभी तक नहीं जीता। तो लाहौरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट जनाब ये भी हुआ, कल मैं देखा कि सरफराज अहमद जब वो खेल रहे थे तो खेल के दौरान बॉल जो है उनके सर पे आके लगी और उसके बाद उनकी वाइफ से खुश वक्त सरफराज उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं कि मेरे सर जो है वो मैं बहुत भारी फील कर रहा हूँ। उनका CT स्कैन की रिपोर्ट्स भी क्लियर आई एंड देन ही वेंट बैक टू द स्टेडियम। उन्होंने कहा नहीं मैं वापस जाऊँगा और खेलूँगा और उसके बाद अब उनको ट्रैवल करने की भी इजाज़त मिल गई है। और एक और जो एक अनफॉर्चुनेट वाक़या और हमने देखा स्पेसिफिकली लोग बाबर आजम पे कहीं ना कि जो है ना वो गुस्सा थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं परफॉर्मेंस की वजह से। और कल एक ऐसी वीडियो सामने है जो कि थोड़े हमें जिसने हमें डिस्टर्ब भी किया। बाबर को काफ़ी से गुस्सा भी आया, बाबर गॉट इंस्टिगेटेड। ज़रा मैं वीडियो आपके सामने पहले दिखा रखती हूँ। तमाम तो जो सूरत हाल बनी इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ तो मौजूद हैं और हम बड़े ऑनर की बात है कि साबिक क्रिकेटर मुश्ताक क्रिकेटर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह का समा। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच।
इट्स एब्सोल्युटली माय ऑनर। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो, बिकॉज आपने दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एंड ऑफ कोर्स लोगों को आपको पता ही है कि जो आते हैं स्टेडियम में मैच देखने के लिए, दे आल्सो गॉट इमोशनल, और वो कभी कभी गुस्से में भी आ जाते हैं और फिर ऐसी बात भी कर जाते हैं जिनको नहीं करनी चाहिए। अभी जो स्पेसिफिकली जो बाबर की जो एपिसोड हुई है, इस हवाले से वैसे सबसे पहले मैं आपको कॉमेंट लेना चाहूँगी, जिसमें हमने देखा कि बाबर को भी गुस्सा काफ़ी चढ़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये मुनासिब नहीं होता। आपके जो हीरोज होते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में बहुत सेक्रीफाइस करते हैं आपको इंटरटेन करने के लिए। बिल्कुल। अपनी फैमिली को छोड़ते हैं, काफी चीजों का सेक्रीफाइस करते हैं पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए। तो आई थिंक किसी को भी कोई आप सोशल मीडिया पे, इवन ग्राउंड में आप जब वोटिंग करते हैं या अपने कोई कमेंट्स पास करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसको आपकी पर्सनल जिंदगी में किसी को आप हर्ट कर सको। ये तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बीइंग ए नेशन कि वी बिकम सो मच जजमेंटल एंड सो इमोशनल कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सोचे समझे बगैर जब डिस्क्राइब करते हैं, किसी को कहते हैं, तो पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखता है। और स्पेशली बाबर जैसे हमारे ग्रेट प्लेयर का तो फील्ड में जो बेचारा खेल रहा है, जो फील्ड में खेल रहा है, वो भी नफ्सियाती तौर पर एक और दबाव में आ जाता है। ऑफ कोर्स जी, ऑफ कोर्स। और देखे ना, ये आपकी जब आप कोई भी बंदा ऐसा किसी बंदे को कुछ कहता है ना, तो इससे आप जब कह देते हैं, वो आप तो चलो लड़ाई झगड़ा हो गया, बाबर ने उस बंदे को डांट दिया, जब बुरा भला कह दिया, मगर दी एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली को कितना इसमें धचका पहुंचता है। जो कहने वाले हैं लोग क्या कहते हैं, यार इसकी अपब्रिंगिंग जो है ना वो अच्छी नहीं है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड। बाबर की फैमिली के लिए कितना डिस्टर्बिंग होगा मुश्ताक साहब ये तो। ऑफ कोर्स मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे बात करते हैं, आपके बच्चे कई दफा पढ़ लेते हैं, आपकी फैमिली पढ़ती है, दे गेट हर्ट। तो किसी को अगर आप किसी का दिल दुखाएंगे ना, तो फिर वो अल्लाह को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। और ये है ही स्पोर्ट्स तो हमें मोहब्बत और प्यार का सबक सिखाती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे इतना दुख है, लाहौर कलंदर्स मतलब जो चैंपियन भी रह चुकी हुई है, मुसलसल वो 5वां मैच हार गई है। मुश्ताक साहब, आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी बेशी हो रही है लाहौर की परफॉर्मेंस में, जिसकी वजह से मतलब दे आर अनेबल टू मेक इट? आई थिंक एक तो उनका मेन जो की प्लेयर था राशिद खान, जिसके ऊपर वो बैंक करते थे मिडिल ओवर्स में, और वो मिडिल ओवर्स में क्योंकि पिछले 2 साल से वो जो चैंपियन बने, ऑब्वियसली शाहीन गॉट द क्रेडिट, हारिस रऊफ, जमान जो है फास्ट बॉलर, इनका बैटिंग फखर जमान, ये 4-5 प्लेयर थे जो बहुत क्रूशियल टाइम पे परफॉर्मेंस करते थे। पर इस सिनारियो में फखर जमान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, हारिस रऊफ की फॉर्म अच्छी नहीं थी, शाहीन की इतनी अच्छा रिदम नहीं था। सो सारे एलिमेंट को देखा जाए तो एक उनकी जो बैटिंग थी ना, वो भी कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो आई थिंक थोड़ा सा उन्होंने ना अपने जो डिसीजन किए हैं ना, वो बड़ी जल्दबाजी में किए हैं। लाइक किसी को ऊपर भेज देना, कब किसी को बॉलिंग करवानी है, तो ये बड़ा मैथमेटिकली क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो आई थिंक दिस ईयर थोड़ी सी उनकी बेचारी की किस्मत भी साथ नहीं, प्लेयर भी नहीं आए, और साथ साथ ऐसा आ जाता है। और यहाँ पे टेस्टिंग टाइम में ना फिर जो कोचेज होते हैं ना, उनका बड़ा रोल होता है कि दे हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, और जिन टीमों की बेसिक्स तगड़ी होती है वो ज्यादा कामयाब हो जाती है। बिल्कुल, इट्स नॉट दैट कि आपने फील्ड में उनको फिजिकली कैसे प्रिपेयर करना है, देन आपने उनको मेंटली तौर पे, नफ्सियाती तौर पे भी कैसे प्रिपेयर करना है, ये तमाम तो जिम्मेदारी कोच पे आ जाती है। लेकिन हमने फिटनेस के हवाले से भी बड़े मसले मसाइल देखे भी, देखे ना कैच पकड़ते हुए हारिस रऊफ हैं, वो भी जो है वो इंजरी का शिकार हो गया और वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो किस तरीके से आपको लगता है कि उनकी कमी को और इस नुकसान को पूरा किया जा सकेगा? देखिए जी, एक तो दुआ है उनके लिए कि जल्दी जल्दी फिट हो जाए, नॉट ओनली फॉर लाहौर के अंदर, बिकॉज वर्ल्ड कप सर पे ऊपर आया हुआ है। तो और हारिस एक ऐसा बॉलर है जो मैच विनर है, तो आई थिंक एक तो उसके लिए दुआ करते हैं। और ऑब्वियसली लाहौर के अंदर को तो बड़ा धचका है। और तीसरी बात जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान की कम्बिनेशन के लिए हारिस रऊफ को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक हम दुआ करते हैं कि एज लॉन्ग एज क्विकर एज ही कैन गेट फिटर, so he can serve the country again. इलाही आमीन, इलाही। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब मौजूद थे, PSL में जो हाल उस हवाले से बात कर रहे थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जर्मनी में इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट ने एक छोटी सी गाड़ी बनाकर सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। मार्सल पॉल ने इस इजाद के साथ तेज तरीन सवारी बनाने का आलमी एजाज भी अपने नाम कर लिया है। खिलौने नुमा ये गाड़ी 148.35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागती है और जर्मन तालिब इल्म के इस कारनामे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मार्सल पॉल अपनी छोटी कार पर टेक लगाए हुए हैं और रेस ट्रैक के इर्द गिर्द तेजी से घूम रहे हैं। इस कामयाबी को सोशल मीडिया पर सिर्फ एक रोज में तकरीबन 7 लाख सार्फिन ने पसंद भी किया है। मतलब ये आप चेक करें ना जरा, ओहो मुझे तो देख के चक्कर आ गया। या मेरे मौला इतनी छोटी सी गाड़ी पे इतना तेज, सोचें। और एजाज ये भी था कि गिरे नहीं, वरना गिरना तो लाजमो मलजूम था। लेकिन भाई ज़बरदस्त, ये होता है जीनियस लोगों की बातें। उनको पता था कि जी हमने बनानी क्या चीज़ है, उनको ये भी पता था कि हमने इसमें बैठना कैसे और हमने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, और उनको ये भी पता था कि हमने एक रिकॉर्ड कैसे बनाना है। और ये तमाम तर चीज़ें तब होती हैं जब अम्मी आपको ना बचपन से अच्छी चीज़ें खिला रही हूँ, तवानाई से भरपूर चीज़ें खिला रही हूँ, ऐसी चीज़ें खिलाएं जिससे आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम भी करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। हमारी माओ का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हम अपने बच्चे को क्या दें। स्पेसिफिकली जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई आपको पता है किसी भी चैलेंज से कम नहीं होती, और ऐसे में जो बच्चे की माँ को उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी सेहत की भी काफ़ी ज़्यादा फिक्र लगी रहती है, क्योंकि हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा पूरा दिन जो भी खाए वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और बच्चे की बढ़ती हुई उम्र के लिहाज से भी बेहतरीन हो। आजकल के दौर में एक मसला ये भी है कि स्कूल जाने वाले बच्चे की वापसी दोपहर 2, 3 या 4 बजे से पहले नहीं होती। आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके बच्चे ने सुबह नाश्ते में दूध नहीं पिया तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको बासानी तरीके से दूध की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके में किस तरीके से आपने उसके लंच बॉक्स में ऐसी क्या क्या चीज़ें करनी है कि जो आपके बच्चे का जो पूरा दिन है ना वो बड़ा हशाश बशाश जो है वो गुजरेगा। तो लंच बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपने बच्चे का बना रहे होते हैं। ये बच्चे आपको सुबह उठते हैं जी 6 बजे, ठीक है, 6 बजे बच्चे आपको सुबह उठते हैं, 6:30 बजे नाश्ता, बहुत से बच्चे तो नाश्ता भी नहीं करते, ठीक है, और उसके बाद निकल जाते हैं, स्कूल निकल जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत ही अर्ली इनका स्टार्ट होता है। तो क्या चीज़ें माओ ने स्पेसिफिकली करनी है, इस हवाले से बात करेंगे माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर आयशा अब्बास इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा अब्बास एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि हमारे आजकल के बच्चों की डाइट कितनी, उसको प्लान करना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया, और माओ के लिए भी सबसे ज़्यादा जो मेन कंसर्न है डाइट के वाले से वो क्या चीज़ें ज़्यादा होती हैं और क्या होनी चाहिए? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। माँ बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद होती है, ठीक है, हम दोनों ही मदर्स हैं, और उसमें ये कि सुबह तो ठीक है वो टाइम होता है जबकि बच्चा माँ के साथ होता है, और उसमें बच्चे का बिल्कुल दिल नहीं होता कि वो नाश्ता करे, फिर भी माँ उसको कुछ कोई टोस्ट अंडा कोई चीज़ खिला खुलू के अगर वो खाने पे रजामंद हो और उसके बाद उसने भेज दिया। लेकिन वही वाली आपकी बात है कि 6 बजे का बच्चा उठा हुआ, उसके बाद वो गया और उसने कोई 3 बजे या 2:30 बजे वापस आना है, कितने सारे 7-8 घंटे बन जाते हैं, और उसमें बच्चा निढाल होके वापस आ रहा होता है। तो मदर्स हमारे पास आती हैं, दे आर वेरी कंसर्न्ड, और आजकल के स्कूल के जो टास्क हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं। उनको बहुत सारे परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, इतने प्रोजेक्ट्स, इतनी चीज़ें, बच्चा वापस आ रहे निढाल, उससे चला भी नहीं जा रहा, फिर उसको उसके बाद होमवर्क करना है, उसके बाद कारी साहब से पढ़ना है, उसके बाद अगले दिन की तैयारी फिर जाना है। तो माएँ चाहती हैं कि कुछ ऐसा उनको मिले कि वो एटलीस्ट एनर्जेटिक स्कूल में भी रहें और वापस आने के बाद भी जब तक वो लंच करें बिल्कुल ही निढाल, बिल्कुल ड्रेन ना हो। तो उनको क्या कॉम्बिनेशन के साथ उनको लंच बॉक्स में दिया जाए, ये बड़ा मैटर करता है। ये मैटर करता है। हाँ। और दूसरी बात ये कि अगर देखिए ना, अगर हम वैसे नॉर्मल आम बड़ों की बात भी करें तो कहा जाता है कि जी सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए, दोपहर का खाना होना चाहिए, रात का खाना थोड़ा मतलब लाइट हो तो बेहतर है। लेकिन ये जो उनका बेसिकली जो लंच टाइम है ना, ये इतना जबरदस्त होना चाहिए कि ये तमाम तर जो दिन की जो कमियां है ना उनको पूरा कर ले। हाँ। अच्छा, अगर बच्चे को जूस या कोई ऐसी चीज, समोसा टाइप की चीज कैंटीन से दे रहे हैं तो उसके अंदर एम्प्टी कैलोरीज हैं। हाँ। उसका फायदा कोई नहीं है, वो जंक फूड है। हाँ। तो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, उसकी मेमोरी पे, कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता। माएँ चाहती हैं, कंसर्न्ड माएँ, कि कोई ऐसी चीज हो जो बच्चे को रिजल्ट नजर आए। बिल्कुल, उसको लंच बॉक्स में तो हम उनको कहते हैं कि आप उनको कोई अच्छा सा सैंडविच बना के दें, जो मौसमी फल है। आप लेकर भी आएंगे? मैं लेकर भी आई हूं। परफेक्ट लंच बॉक्स कैसा होना चाहिए आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। मैं बिल्कुल लेके आई हूँ और मैंने बनाया है बड़ी मेहनत से, जिसमें मैंने एक सैंडविच बनाया है, और इसमें देखें, इसमें चीज़ है, ठीक है, इसमें चिकन है, आप उसको बदल बदल के डिफरेंट वो कर सकते हैं, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इससे बहुत अच्छा पेट भरता है और बहुत फिलिंग होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके दूसरी तरफ जो डाली हैं वो स्ट्रॉबेरीज डाली हैं, एंड बच्चे दे लव स्ट्रॉबेरीज, बच्चों को पसंद होती हैं। वरना आप इसको कभी ग्रेप्स कर लें, कभी कोई और एप्पल कर लें, बनानास कर लें, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मैंने डाले हैं बादाम। अब आप इसको बादाम की जगह पे कभी
वॉलनट्स कर सकते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ठीक है। नट्स हैं, इनको अच्छे इनको एनर्जी मिलेगी, गुड फैट्स मिलेंगे ना, तो इसमें प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, गुड फैट्स हो गए, और साथ ही मैंने डाला है एक ज़बरदस्त फ्लेवर्ड मिल्क, ठीक है। अब इसमें है चॉकलेट का फ्लेवर, और हमारे पास ऑलपर्स इतनी अच्छी सोल्यूशन लेके आया है कि इसमें डिफरेंट फ्लेवर है। जैसे आज आपने जो है वो चॉकलेट डाल दिया, तो फिर ज़ाफ़रान है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। और बच्चों को इससे जो एनर्जी मिलेगी, एक तो आपको ये सेटिस्फैक्शन है कि इसके अंदर अच्छे फ़ायदे वाली कैलोरीज हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि प्रोटीन मिल रहा है। और बाकायदा रिसर्चर्स ने जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें प्रूव किया है कि बच्चों के मेमोरी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, कंसंट्रेशन, वो जो स्कूल की ब्रेक के बाद बिल्कुल निढाल हो जाते हैं या ड्रेन हो जाते हैं, उसमें भी वो एक्टिव रहते हैं। और बाद के सब्जेक्ट्स में जो टीचर्स भी रिपोर्ट करती हैं और मदर्स भी रिपोर्ट करती हैं कि बच्चा बिल्कुल बैठे बैठे सो रहा है, गिर रहा है, वो वाली चीज़ नहीं होगी ना, क्योंकि लंच बॉक्स जो है उसमें ये चीज़ें बच्चे ने यूटिलाइज कर, क्योंकि बच्चा पहले जो है ना चंद घंटे वो बड़ा एक्टिव रहता है, लेकिन उसके बाद बच्चे का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होने लग जाता है। जैसे भी रिसर्च की बात आपने भी की, तो वियतनाम में भी रिसर्च कंडक्ट की गई है। उसमें ये कि जो बच्चे को आप लंच बॉक्स में, जैसे होता है ना कि आपको क्या चीज़ें देनी चाहिए कि बच्चा जो वो अच्छा परफॉर्म करे, तो उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि अगर आप बच्चे को दूध दें लंच में, तो वो उससे बच्चा जो है उसकी मेमोरी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेता है। और क्योंकि बच्चे आपको पता है दूध से भागते भी हैं, तो जब आप इसमें फ्लेवर्ड ऐड कर लेते हैं और वो भी उनका पसंदीदा अगर कोई फ्लेवर हो जाए, जैसे चॉकलेट की अगर मैं बात करूँ, मतलब बच्चे क्या बड़े इतना पसंद करते हैं, तो फिर तो मूड उनका ज़बरदस्त भी हो जाता है और एनर्जी आ जाती है, और एनर्जी आ जाती है। अच्छा, डेवलप कंट्रीज़ में तो बाकायदा स्कूल की जो लंच ब्रेक्स हैं उसमें दूध जो है वो दिया जाता है, ठीक है। जैसे यूएसए के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, टर्की के अंदर के प्रमोशन भी इसकी हो और बच्चों को इसकी इंपॉर्टेंस पता चले। तो हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ ये सोल्यूशन आ गई है और डिफरेंट फ्लेवर्स में है, ताकि भागे नहीं। बच्चा दूध से बहुत भागता है, आप उसको पिलाने की कोशिश करें तो वो नाक मुंह चढ़ाएगा, उसको इस तरफ कोल्ड ड्रिंक्स, और इस तरफ अगर बच्चा जाएगा तो कैफिनेटेड चीजें लेगा, उसका फायदा कोई नहीं है। तो एक चीज जिसमें उसको एनर्जी मिल रही है, जिसमें उसको मेमोरी का फायदा है, हाइट का फायदा है, कंसंट्रेशन का फायदा, और सबसे बड़ी बात ये कि एज अ मदर मुझे ये सुकून होगा कि इतने घंटे अगर बच्चा मुझसे दूर है तो उसको प्रोटीन्स मिल जाए, उसको एनर्जी मिल जाए, उसको कार्ब्स मिले, गुड फैट्स मिले। खेलना भी है, बच्चे ने सिर्फ पढ़ना नहीं है, बच्चे ने खेलना भी है, उसने ग्राउंड में भागना भी है, उसने कलाबाजियां भी खानी होंगी। बच्चे आजकल की कलाबाजी खाने वाले भी होते हैं, आपको पता नहीं है, हाँ मतलब आप सारा किसको पता है। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो कि किसी के खास पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर मुझको ये फ्लेवर्ड मिलते हैं तो बच्चे के लिए अच्छा है, या बच्चा चाहे वो ठंडा पसंद करे या नॉर्मल पसंद करे, बट पिए जरूर, हाँ पिए जरूर, और उसकी पसंद के आप डिफरेंट उसको रख दें, ठीक है। उसने आज कहा कि मुझे ये चॉकलेट वाला फ्लेवर है तो आज ये पसंद कर दिया। कई दफा होता है कि लड़के बॉयज जो होते हैं उनको चॉकलेट पसंद होता है, गर्ल्स को स्ट्रॉबेरी पसंद होता है, तो जो उसकी पसंद है वो दे दें ताकि उसको उसका दिल जो है वो ना भरे। और अच्छा, मैंगो भी है, मतलब आपको पता है कि अगर ये जो हमने भी टाइम गुजारा उसमें आम तो नहीं है, बट यू कैन हैव मतलब मैंगो, जो ऑलपर्स में जो मैंगो वो पूरा साल उसको मिल रहा है, ठीक है, तो वो मैंगो भी पूरा साल है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी हो गई तो डिफरेंट फ्लेवर्स मिल गए। अच्छा, फ्रूट्स आप बदलते रहें, सैंडविच आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो एक कंप्लीट मील जो है वो बच्चे को मिल गया। अच्छा, जैसे अगर आप इसमें नट्स भी आपने इसमें रखे हुए, मुझे बताएं कि अगर हम इस लंच बॉक्स को हम छोटा भी करते हैं तो तब भी मिल्क, मतलब कोई भी चीज़, स्ट्रॉबेरी चले निकाल दिया, सैंडविच निकाल लिया, बट वी कैन नॉट ओमिट, हम दूध इसमें से नहीं निकाल सकते क्योंकि दूध इतना इंपॉर्टेंट है। और वो दोपहर का टाइम जो है वो बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर है अगर बच्चे को दोपहर में, ये कंप्लीट मील हो जाएगा, हाँ। ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन भी मिल गया, ठीक है, शुगर जितनी चाहिए वो भी इसके अंदर मौजूद है। और मज़े की बात यह है कि 90% से ज़्यादा मदर्स इसकी इम्पोर्टेंस को समझती हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि हम प्रोवाइड किस तरह करें और हम दें किस तरह। तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है और उनको हमारी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मुझे बताएं, दिन में एक दफ़ा या बच्चा इसको 2 दफ़ा भी कंज्यूम कर सकता है? बच्चों की कंजम्पशन ही 2 दफ़ा है। अडल्ट की कंजम्पशन जो है वो मिल्क की वो वंस अ डे है, लेकिन बच्चों की तो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ही 2 दफ़ा है। यानी बच्चा अगर सुबह भी पी के चला जाता है, जल्दी में जो बच्चे भाग रहे होते हैं, तो सुबह अगर वो पी लेता है इट्स वेल एंड गुड, वरना अगर लंच ब्रेक में लेता है और रात को लेता है तो बच्चे की ज़रूरत, क्योंकि वो इतना एक्टिव है, इतना भाग रहा है, दौड़ रहा है। कुछ बच्चे ना सुबह खा नहीं पाते प्रॉपर ना, उनके वो कहते हैं जिनको स्टमक में जो है वो पेन शुरू हो जाती है, बिल्कुल निहार मुंह,
तो इन बच्चों को क्या हम बिल्कुल सीधा निहार मुंह उनको भी फ्लेवर्ड मिल्क आराम से दे सकते हैं? बिल्कुल आराम से दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और साथ में उनको एग दे दें, साथ में उनको सीरियल दे दें, कॉम्बिनेशन जरूर दें। प्रोटीन को इनफैक्ट आप इसके अंदर भी वो जो है सीरियल वो जो ऐड करके वो खा सकते हैं फ्लेवर्ड मिल्क के मतलब अंदर। जैसे अगर आपने सीरियल दिया, ठीक है, तो उस सीरियल को आप मिल्क के साथ ऐड करके बच्चे खाते कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं तो वो उसको भी आप चॉकलेट मिल्क में दे दें, बड़े शौक से खाते हैं। अगर आपने सीरियल को उनके फ्लेवर्ड मिल्क के साथ बना के दे दिया, बच्चे इतना शौक से खाएंगे। मतलब और दूसरी बात ये कि कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन की कॉम्बिनेशन के साथ देना इज एक्सीलेंट। जो उसके रिजल्ट हैं हाइट पे, ग्रोथ पे, मेमोरी पे, इंटेलिजेंस पे, आप ये करके देखें। हमने बाकायदा रिसर्चेस किए और 2 ग्रुप्स लिए हैं, ठीक है। एक ग्रुप को हमने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कॉम्बिनेशन दी है, वो बच्चा जो नाश्ता भी कर रहा है और लंच ब्रेक में भी ले रहा है। और दूसरा ग्रुप हमने बिठाया बच्चों का जिसमें बच्चों ने ना नाश्ता सही से किया है, ना दूध की कंजम्पशन उसमें हुई है। इसके जो रिजल्ट्स आए हैं और इस जमीन आसमान का फर्क है। तो थोड़ी सी नॉट ओनली अबाउट योर माइंड, मेरे ख्याल से वो जो आपके ऑफ कोर्स आजकल लोग बहुत ज्यादा कंसर्न भी होते हैं तो बच्चों की हाइट को लेके भी, ऑफ कोर्स। सो वो हाइट भी आई एम श्योर कि वो काफी उसका एडवांटेज भी होगा। अच्छा, और दूसरी बात है कि देखिए तालीम एक चीज है कि आपने 30 या 40 साल की उम्र में भी सोचा कि मैं अब PhD कर लूं, कुछ बन जाऊं, कर लेंगे। लेकिन हाइट तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है। आप 20-25 साल की उम्र में सोचें कि जी मैं अब आलम चाहना बन जाऊं, दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ नहीं, आलम चाहना कि थोड़े से छोटे भी तो वो उस केस के लिए जरूरी है कि जो दूध है वो अच्छा खालिस और कहते हैं ना कि जरासीम से पाक जो है उसकी पैकिंग इतनी अच्छी हो कि वो बच्चे कंज्यूम कर सके, तो आपको माओ को ज़रा कंसर्न भी नहीं रहेगा कि कोई गंदी मंदी चीज़ खा रहा है। उनके बच्चों को गंदी मंदी चीज़ खाने का मज़ा बहुत आता है। लेकिन हाँ, फ्लेवर्ड मिल्क में मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चे फ्लेवर्ड मिल्क को देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं। उनके पास डिफरेंट फ्लेवर की कॉम्बिनेशन होती हैं, मोटिवेट बहुत हो जाते हैं, खुश बहुत हो जाते हैं और एक्साइटेड होते हैं। और दूसरा जब उनके पास डिफरेंट चीज़ें होती है ना, तो वो क्लास में भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वाओ हमारे पास। और अगले को शशका भी होता है ना कि ओहो जरा देखो हमारा फ्लेवर्ड मिल्क चॉकलेट कितना जबरदस्त है। सो वी हैव लाइक ऑल पर्स में डिफरेंट फ्लेवर्स की बात भी करूं तो वी हैव चॉकलेट, देन वी हैव ऑरेंज, सॉरी मैंगो, ऑरेंज तो नहीं, स्ट्रॉबेरी एंड देन वी हैव जाफरान। बड़े बुजुर्ग जो वो कहते हैं मुझे नहीं कोई फल शलवा खाना, मुझे जाफरान ही अच्छा लगता है। तो बड़ों के लिए भी सब चीज़, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर आयशा अब्बास मेरे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि बच्चे के लिए जिसने तकरीबन दिन में सुबह 6 बजे से वो बच्चा उठता है और फिर उसके बाद दोपहर 2:30, 3, 4 बजे वो बच्चा वापस आता है, फिर उसने ट्यूशन पे भी जाना है और हर चीज़ भाग भाग के कर रहा होता है। ऐसे में अगर आप बच्चे का लंच बॉक्स अच्छा प्लान कर लें कि उसमें क्या कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ऑप्शंस नहीं हैं, ज़रूरी हैं, जिससे आपका बच्चा पूरे दिन जो है अच्छे और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके। तो आपके सामने हमने आपको दिखाया भी कि लंच बॉक्स कैसा होना चाहिए। मुझे एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। इनफैक्ट आप ये तो वक्त हो गया, माफ़ कीजिएगा, मैं खुद दूध की ग़ज़ाइयत में इतना खो गई कि मुझे पता नहीं चला कि टाइम हो गया आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।